सोप ओपरा को लेते हैं। हाँ जी, क्या जी क्या सर, कहना कैसे चाहेंगे? हैं? बिल्कुल ठीक से, क्या कहना चाहेंगे? सर, दो सवाल है अगर आप इजाज़त दें तो। जी सर। पहला तो ये कि मुल्हिदीन के मुताबिक जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, कि किसी जानवर को खाना और या मतलब ऐसी जिस चीज़ में कॉन्शियसनेस हो उसको मारना या ये गलत है, ऐसी बात है। तो अगर हम देखें तो हर एक चीज़ में ही किसी ना किसी मतलब डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। एक प्रोटॉन भी कॉन्शियस है, एटम नहीं, के अंदर प्रोटॉन कहाँ से इलेक्ट्रॉन। कॉन्शियस हो गया? नहीं, प्रोटॉन कहाँ से कॉन्शियस हो गया? प्रोटॉन कॉन्शियस है तभी तो मतलब है? वो अपने पाथ पे चलता है। नहीं, प्रोटॉन कहाँ से कॉन्शियस हो गया यार? ये आप दीपक चले चोपड़ा को तो नहीं इलेक्ट्रॉन पढ़ ले के आ लें, गए? प्रोटॉन छोड़ें, इलेक्ट्रॉन कॉन्शियस है तभी नहीं, इलेक्ट्रॉन कॉन्शियस है। किसने कहा इलेक्ट्रॉन कॉन्शियस है? ये उसने उसने मारी है, दीपक चोपड़ा ने गप मारी है इलेक्ट्रॉन कॉन्शियस है। किसी ने नहीं कहा इलेक्ट्रॉन कॉन्शियस है। इलेक्ट्रॉन नहीं कॉन्शियस। नहीं है तो कौन? वो कैसे अपने वो घूम रहा है अपने न्यूक्लियस के तो क्या इर्द घूम गिर्द? रहा है क्या इसका वो तो सूरज, जमीन भी सूरज के गिर्द घूम रही है, जमीन भी कॉन्शियस है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, यानी तो कभी की है जमीन से बात की है, हेलो पाजी कितने चल रहे हो नहीं, आज? तो बात करना ही कॉन्शियसनेस की अलामत तो नहीं है ना। नहीं तो नहीं तो जब आप प्रूव नहीं कर सकते हर इनसे चीज। इनसे हारिस इनसे पहले इनकी कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस तो की डेफिनेशन तो ले ना। हाँ, ये तो कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन पत्थर को भी बताइए। कॉन्शियस कर देंगे। बताएं जरा कॉन्शियसनेस हमें, प्लीज एनलाइटन अस। समझाए मैं क्या है कॉन्शियस। कॉन्शियसनेस, खैर ये बड़ी मुश्किल सी बात है, आप अच्छा। मुझसे ज्यादा जानते हैं। बिग बिग अच्छा। आप मुझसे बैग। ज्यादा जानते हैं। चलें सर, कॉन्शियसनेस। आप मुझसे ज्यादा जानते हैं इस बारे में। नहीं, मैं तो फिर मतलब सुन अगर लेना हमारी बात। नहीं, हम भी टोटल ज्यादा नहीं कॉन्शियसनेस। जानते, हम भी ज्यादा नहीं जानते। मैं आपको एक बेसिक सी कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन बता दूं, और ये कोई आसान नहीं है काम। आई ठीक। एग्री विद यू, ये आसान नहीं है, लेकिन इसको समझना फिर भी कुछ आसान है। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो है समझनी आसान है। यानी आप प्रॉपर्टी, आपको अगर ये ना पता हो कि वाटर की केमिकल एटॉमिक कंपोजिशन क्या है, इसके बगैर भी आप बता सकते हैं कि ये लिक्विड है। आप इसको बहाएंगे ये कैसा बिहेव करेगा। यू कैन अंडरस्टैंड सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ इट विदाउट नोइंग इट्स एक्चुअल डेफिनेशन। ठीक है, यानी यू कैन डू दिस। तो जैसे हमें पता है कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है विदाउट नोइंग द कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम। ठीक है, जो आइंस्टाइन ने हमें बताया आके। लेकिन उससे पहले लोगों को पता चल गया था कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। क्यों घूमती है, न्यूटन को भी नहीं समझ आई थी। कॉन्शियसनेस वो एहसास है जो हमारे जो फायर अप, जो हमारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स जो फायर अप होते हैं, उससे हमें अपनी सराउंडिंग्स का एहसास होता है। ये बड़ा मजे का एक्सपेरिमेंट है, इसको चढ़िए देखिएगा। यूट्यूब पे नहीं बल्कि विकिपीडिया पे आपको अच्छा आर्टिकल मिल जाएगा। डैन डैनन ने बड़े तफसील से इसको अपनी कॉन्शियसनेस एक्सप्लेन्ड बुक का उसके पहले चैप्टर में एक्सप्लेन किया कि ब्रेन इन अ वैट। ये जो मॉरल फिलोसफर्स जो फिलोसफर्स जो हैं कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन करने के लिए, ये बड़ा मशहूर इसका एक्सपेरिमेंट है कि आप अपना ब्रेन निकाल के किसी का एक मशीन में वैट में रख दें, और फिर आपको बॉडी जो है, क्या आपकी वो बॉडी वैसी रहेगी या नहीं रहेगी। और उसी में जो सिग्नल है, अगर हम किसी और तार से, फिर और ये एक्सटेंशन आगे और लोगों की है कि अगर आपने सिर्फ दिमाग अगर रख दिया और फिर आपने दोबारा रीइस्टेब्लिश कनेक्शन किया है, लेकिन अब आपके पास कुछ फायर्स हैं, कुछ सिग्नल्स हैं जो मिस फायर किए जा रहे हैं, जो आपको, आप गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं, लेकिन आपको सिर्फ कॉन्शियसनेस की एक छोटी सी झलक दी है कि आप एक बीच पे बैठे हुए हैं कहीं पे, लेकिन आप अपनी बॉडी को फील नहीं कर सकते, कनेक्ट नहीं कर सकते, आप बिल्कुल ब्लाइंड, डम एंड डेफ हैं। तो ये सारे वो एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कॉन्शियसनेस को हम देखते हैं। अब जब कॉन्शियसनेस की दर्जाबंदी जब हम देखते हैं ना कि कॉकरोच भी कॉन्शियस है, लेकिन क्या वो सेल्फ अवेयर है? बिल्कुल भी सेल्फ अवेयर नहीं है। वो कॉन्शियस है, वो कॉन्शियस ऐसे है कि वो अपने इंस्टिंक्टिवली अपनी चीज़ों को रिस्पॉन्ड कर रहा है। वो फायर को रिस्पॉन्ड करेगा, डेंजर को रिस्पॉन्ड करेगा। आपने बल्कि इवन के इंस्टिंक्टिव जानवर होते हैं, ये जो हर्बीवरस जानवर होते हैं, उनके ब्रेन्स इवन छोटे होते हैं, उनके जो न्यूरॉन फायरिंग अप होती है वो इवन लेस कॉम्प्लिकेटेड होती है एज अपोज टू बिगर एनिमल्स लाइक कार्निवरस एनिमल्स, और इवन मोर सो द ग्रेट एप्स इंक्लूडिंग अस ह्यूमंस। और हमारा तो खैर चिंपैंजी से 3 गुना ज़्यादा बड़ा ब्रेन है। तो ये सारी वो चीज़ें होती हैं जो आपकी दर्जाबंदी करती हैं कि आपकी कॉन्शियसनेस भी और वो इंटेलिजेंस के उपजुमरे में भी आती जाती है कि कितनी कितनी। अब जो निएंडरथॉल था, अगर वो हमारी 90% इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी रखता था हमारी जितनी, यानी उसकी एडवांस स्पीच भी थी, एडवांस थिंकिंग प्लानिंग भी थी,
एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट आता है कि आपने अपनी जो लर्निंग की है इसको आगे पास ऑन भी करना है आपने। ये भी एक प्रेजर्वेशन ऑफ नॉलेज जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारी, और ये जब सिविलाइजेशन बनी इसलिए हमारी, हम 2 लाख साल से जिंदा थे, यही दिमाग था हमारा, लेकिन हम आगे नहीं जा सके। हमने कोई धमाके, कोई एटम हम आज से लाख साल पहले क्यों नहीं याद किया लोगों ने, लोग तब भी थे। जब सिविलाइजेशन आई तो हमारे पास एक अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर करके आगे पास ऑन करने का हमारे पास तरीका है। उसमें भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये एंथ्रोपोलॉजी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जब पीरियड्स ऑफ रोम के, ग्रीक टू रोम जो सिविलाइजेशन जो वेस्ट में रही, वहाँ पे एकदम से क्यों नहीं वो हुआ जो डार्क एजेस के फौरन बाद रेनेसांस पीरियड आ गया कि गैलीलियन इन्वेंशन आ गई, मॉडर्न साइंस आ गई, ये पहले क्यों नहीं आया? लेकिन इसका सारों का ताल्लुक आपकी कलेक्टिव हिस्ट्री से है, कलेक्टिव नॉलेज से है। तो ये कॉन्शियसनेस की एक ऑफ शूट है। तो आप इसकी दर्जाबंदी है, निएंडरथॉल अगर सर्वाइव कर जाते हो सकता है आज नहीं तो मेरे ख्याल लाख साल बाद हो सकता है वो भी गाड़ियां बनाने लग जाते हैं, या वो भी कोई आर्ट तो था उनके पास। ये कई लोग कहते हैं कि उनके पास आर्ट था, और हो सकता है वो म्यूजिक भी करते होंगे, उनकी वोकल कॉर्ड्स थी वगैरह वगैरह। तो आप ये नहीं कह सकते कि कॉन्शियसनेस जो इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स और एनिमेट ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके अंदर फ़र्क ही ये है। हालांकि वैसे ये भी डेफिनेशन गलत हो जाती है, क्योंकि अर्थ जो है वो भी एक तरीके की एनिमेट ऑब्जेक्ट है, तो जो मूव करती है। तो ये मूव करना कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन नहीं है कि इलेक्ट्रॉन मूव करता था, वो करता था। आपका जो मेन क्वेश्चन था उसके ऊपर हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं। मेरा एथिज्म और मोरालिटी की प्लेलिस्ट है, उसके ऊपर जाके देखिएगा कि जानवरों और ये क्या आर्गूमेंट था हमारा। लेकिन हम कॉन्शियसनेस के इशू में फंस गए, लेकिन इसके ऊपर दोबारा आइएगा तो बात करेंगे इसके ऊपर तो कि जानवरों के क्या हकूक होने चाहिए। चलें, पौधे कॉन्शियस हैं? नहीं, पौधे भी इसके ऊपर डिबेट है कि क्या वो कॉन्शियस हैं या नहीं है, लेकिन वो सेल्फ अवेयर तो शायद बिल्कुल भी नहीं है। और इसके ऊपर तो भूखे मर जाएंगे, फिर हम कुछ भी नहीं खा सकेंगे। नहीं, ये नहीं है आर्गुमेंट। ओहो, ये आर्गुमेंट नहीं। आप कीड़े मकोड़े भी खा सकते हैं, आप खा सकते हैं गाय को भी, ये नहीं हम कह रहे कि आप नहीं खा सकते। सारी बात है, एवरी स्पीशी इज फॉर इटसेल्फ। आपने अगर आपको नहीं कुछ मिल रहा आप खा लें, इसमें ये कोई आर्गुमेंट नहीं है। ये तो यार ये आपसे नहीं, ये तो ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट नहीं ना होती कोई भी चीज। ब्लैक एंड व्हाइट में चीजों को देखना ये एक सिंपल माइंड की निशानी है। आप सिंपल माइंड है, आप ये नहीं देख सकते कि क्या आपकी जिंदगी की ज्यादा कीमत है या गाय की जिंदगी की कीमत। ऑब्वियसली हर बंदा अपनी जिंदगी की कीमत को ज्यादा समझता है, और हम इंसान हैं, हमारी जिंदगियां ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, हमारी सफरिंग भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। मैं तो ये भी कहता हूं हमारी सफरिंग ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन जो वीगन्स का जो आर्गुमेंट है, उनका आर्गुमेंट ये है कि अगर आपके पास अल्टरनेटिव मौजूद है, अगर आपको अल्टरनेटिव दे दिया जाता है मीट का, लैब ग्रोन मीट आपको दे देते हैं, तो तब भी आप जिद करेंगे कि मैंने गाय को खाना। चलें ठीक है, मैं जल्दी से दूसरा सवाल आपसे पूछता हूँ। नहीं बस अगला आपने नहीं इसका जवाब देना। अगर आपको अल्टरनेटिव मीट मिल जाए, लैब ग्रोन मीट, तो तब भी आप जिद करेंगे कि मैंने गाय को खाना। अगर वो टेस्ट सेम हुआ तो फिर तो मैं लैब वाला ही खा लूंगा। अच्छा, और हाँ तो ठीक है। तो यही वजह है कि आपको अल्टरनेटिव की असल में जरूरत है। सफरिंग तो फिर आप भी कहेंगे ना कि यार क्यों गाय को काटूं यार, क्यों सफरिंग। ये नहीं है वजह कि आपने अपनी जिंदगी के ऊपर उसको प्रेफरेंस दी है या नहीं दी। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, शेर हमेशा गाय को खाएगा, कहेगा ताड़ी ऐसी खा लेगा, ऑब्वियसली यू हैव टू सर्वाइव। लेकिन आपको अगर अल्टरनेटिव मिल जाता है, और वीगन्स आर्ग्यू करते हैं कि आपके पास अल्टरनेटिव्स हैं, वो आर्ग्यू करते हैं कि आप प्लांट्स को खाएं, लेकिन प्लांट्स में उतनी एनर्जी है नहीं है, बच्चों के लिए बेहतर है या नहीं है, एनीमिया क्या चीज़ है, ये इसके ऊपर डिस्कशंस हैं, एनवायरनमेंट के ऊपर क्या डैमेज है वगैरह, वो सारे डिफरेंट आर्गूमेंट्स हैं। जो आर्गूमेंट जो असल है, ये मॉरल आर्गूमेंट जो है, ये सिर्फ उसकी एनिमल की सफरिंग के ऊपर है। सफरिंग है, क्या हमें सफरिंग को मिनिमाइज करना चाहिए? मेरा नहीं खा, मैं आज तक किसी एंटी वीगन से भी नहीं मिला जो कहता है कि हाँ नहीं सफरिंग को खत्म नहीं करना चाहिए। किसी ने नहीं कहा, अनलेस कोई साइकोपैथ हो, किसी ने भी नहीं कहा। तो इट मींस यू नीड एन अल्टरनेटिव। आपको जब अल्टरनेटिव मिल जाएगा आप खाना शुरू कर देंगे। चले एक पॉइंट मैं क्विकली बस ऐड करना चाहूँ कि नेचर में हम एक और चीज भी देखते हैं, और वो है इक्विलिब्रियम। हमें पता है कि फूड चेन्स होती हैं, और उसके मुताबिक नेचर खुद ब खुद जो है ना एक इक्विलिब्रियम स्टेट में आती है। तो हमें इस चीज का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि कोई ऐसा ना हो कि कोई एक पॉपुलेशन जो, क्योंकि हम फूड चेन में ऊपर हैं अभी की कंडीशन में, तो ये सारी चीजें भी ज़ेरे बहस आएंगी, क्योंकि फिर फार्मिंग जो होगी वो खत्म हो जाएगी ना, फिर नेचुरल ग्रोथ तो हो सकती है, लेकिन उसका भी देखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि जनाब बकरी हो गए हो शहर सारे। हाँ, उनकी ग्रोथ देखनी पड़ेगी। ऐसे भी नहीं होगा हमने ये जितने इस वक्त 1 बिलियन के करीब अगर कैटल है तो उसको खुला छोड़ दें, हाँ करे जो बच्चे पैदा, वो फिर मरेंगे और उससे बीमारियां भी फैलेंगी, और हाँ बड़ा काम होगा, बड़ा यू हैव टू फेज इट आउट आफ्टर जनरेशंस। चलें, बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए।
ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।